दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज टेट का ये मॉडल पेपर 11वां हल करेंगे। पहले हिंदी का पार्ट हल करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है इसमें। अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? ओम थानवी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, राजेंद्र यादव। तो अतीत में दबे पाँव, इसके लेखक ओम थानवी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध वाक्य छाटिए कौन सा है? आगे ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। आगे ये जो है हिंदी साहित्य से ही जुड़े हुए हैं। आगे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। आगे ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका? अनेकों तो बनेगा ही नहीं, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि अनेक ही अपने आप में बहुवचन है एक का। एक जो है वो एक वचन रहेगा और अनेक इसका बहुवचन होता है। तो अनेक का अनेकों नहीं बनता, अनेक ही बन जाएगा। तो अनेक आगे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। और दोनों गलत रहेंगे तीनों। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और गुण संधि। देशाभिमान, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद बनेगा इसका देश प्लस अभिमान। और देश प्लस अभिमान, यहाँ ए और ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ये आ की मात्रा बन गई यहाँ पे। ठीक है ना। ये जो आ की मात्रा है ये दीर्घ संधि को प्रकट कर रही है। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी संधि? दीर्घ हो जाएगी। आगे देखो, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 12 है, 16, 14 और 18। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और ये एक समछंद है। ठीक है ना, समछंद रहेगा और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का संयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शीतोष्ण का क्या अर्थ है? शीतोष्ण, तो शीतोष्ण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ पूछ रखा है इसने। देखो, ठंडा, गरम, ठंडा और गरम कोई भी नहीं। तो पहले तो ये बताऊं आपको कि शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण। ठीक है ना। इसमें संधि की बात करें तो संधि हो जाएगी इसमें कौन सी? गुण संधि है जो स्वर संधि का पार्ट है। और शीत उष्ण समास बन जाएगा द्वंद्व, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म। तो इसका अर्थ हो जाएगा शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण का मतलब होता है गर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? संस्कृत का, लैटिन का, फारसी, अरबी। तो मुहावरा विदेशी तो है, लेकिन कौन सी भाषा पूछ रखी इसने विशेष? तो ये अरबी भाषा का मूल शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उद्धरण चिन्ह ये विराम चिन्ह से लिया गया, विराम चिन्हों से लिया गया है ये प्रश्न। तो जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा कि कोई भी ऐसा कोई कथन कहता है तो उसको जो है इस प्रकार के चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना, शुरू में ऐसे और आखिर में भी इसी प्रकार से। इनको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। कि जैसे महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है ना। तो अहिंसा परमो धर्म है, इन दोनों के बीच आ जाएगी, इनको बोलेंगे उद्धरण चिन्ह। जोही की कली कविता के कवि कौन है? तो जोही की कली कविता के कवि हैं पंत निराला प्रसाद महादेवी वर्मा। तो पंत का मतलब है सुमित्रानंदन पंत, निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। तो इसमें से कौन होगा भाई?
इसमें हो जाएंगे जूही की कली कविता के कवि सुमित ये सॉरी हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लिंग वचन कारक आदि के कारण स्वरूप परिवर्तन वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन यानी कि उनका रूप में परिवर्तन यानी कि वो बदल जाते हैं, लिंग वचन कारक आदि के कारण, वो क्या कहलाएंगे? कर्तरिम, विकारी, अविकारी और विकृत। तो ये विकारी जो होते हैं वो तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो कहलाएंगे, और अविकारी कौन से कहलाएंगे? जिनमें परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पगड़ी, लोटा, ठेठ, सांझ। पगड़ी, लोटा, ठेठ, ये तीनों जो शब्द हैं ये देशज हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए, और सांझ जो शब्द है वो है हमारा तद्भव हो जाएगा, ये देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? धातु से, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। तो क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? धातु से होती है। जैसे क्रिया की परिभाषा ही ये है, जैसे धातु की परिभाषा क्या है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है ना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो ये धातु से होती है इसकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से जो होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, संधि, उपसर्ग, संज्ञा, प्रत्यय। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसे संधि कहते हैं। अरविंद का पर्यायवाची क्या है? कमल, भ्रमर, पावस, अवनी। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या है? कमल हो जाएगा। कमल, सरोज, पंकज, नीरज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। भ्रमर का हो जाएगा भौरा। पावस ये बसंत ऋतु का है, सॉरी पावस ये है वर्षा ऋतु का पर्यायवाची, इसको बोलते हैं। अवनी पृथ्वी का है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। 14 का क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो ये कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना। आगे देखो भाई, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है क्या कहलाता है? मौखिक, अनुनासिक, अनुस्वार या फिर अलप प्राण। श्वास की मात्रा कम निकलती है, तो कम का मतलब अलप, और प्राण क्या होता है? श्वास। तो अलप प्राण क्या कहलाएगा? वो अलप प्राण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? उमाशंकर जोशी था क्या? सज्जाद जहीर था क्या? मुक्तिबोध या फिर रघुपति सहाय था? तो क्या था इनका मूल नाम? रघुपति सहाय। क्या था? रघुपति सहाय, ऑप्शन नंबर डी। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी लिपि से, रोमन लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या फिर फारसी लिपि से? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। विपरीतार्थक शब्द युगम है, कौन सा है? तो पेड़ पौधे, धीरे धीरे, जीव जंतु, लाभ हानि। जो युग्म यानी कि जोड़ा विपरीतार्थक शब्द का को इंगित कर रहा हो, तो इसमें लाभ हानि ये हो जाएगा, इसमें लाभ का हानि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा, ये तो कोई खास नहीं है। साहित्य में रस का आशय क्या है? साहित्य में रस का आशय क्या है? तो साहित्य में रस का आशय लौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, मनोरंजन या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अलौकिक आनंद।
तो ये तो थे हिंदी के प्रश्न। अब देखो हरियाणा जीके की। हाँ, हरियाणा जीके के प्रश्न देखो भाई। क्या है पहला, सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोना कुंड कहाँ है ये सभी को ही पता होगा, रोहतक, गुरुग्राम, मेवात या जींद में। तो सोना कुंड जो है वो गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुरुग्राम में क्या है, सोना कुंड, दमदमा झील, खलीलपुर झील। रोहतक में तिलियार झील है। मेवात में कोटला, उजीना और चंदेली झील है। जींद में बुलबुल है। बुलबुल झील नहीं है, बुलबुल ये पर्यटक केंद्र है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य, डफ या झूमर। तो होली के समय प्रस्तुत किया जाता है कौन सा? लूर नृत्य। क्या हो जाएगा? लूर। तो इसके बारे में दे रखा है, होली के समय प्रस्तुत किया जाता है नृत्य कौन सा? लूर। इसमें महिलाएं संगीत के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं, प्रश्न उत्तर करती हैं। उस नृत्य को पुरुष नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो ये एक बात ये भी ध्यान कर लो कि ये सिर्फ महिलाओं का ही नृत्य है, पुरुषों का नहीं है। खोरिया, खोरिया क्या है ये? खोरिया या खोड़िया स्त्रियों द्वारा नववधू के आगमन से पहले किया जाता है, ठीक है ना। नववधू के पहले आगमन से पहले होता है, यानी कि शादी में होता है ये। डफ क्या है? वसंत ऋतु के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। झूमर क्या है? यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है। हरियाणा का गिद्धा, गिद्धा जो कि पंजाब का जो नृत्य है वो। हाँ, एक और देख लो, खोड़िया एक होता है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य जो होता है वो किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। खोड़िया और खेड़ा ये अलग अलग है भाई, ध्यान रखना। एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी? मुबाशिर हसन, सुभाष चंद्र, सुरजीत सिंह बरनाला या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये लिखी गई थी मुबाशिर हसन द्वारा। किस द्वारा? मुबाशिर हसन द्वारा। आगे देखो, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? अनाफल जिसको बोलते हैं। पानीपत में है क्या? सोनीपत, कुरुक्षेत्र में या फिर भिवानी में? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। सोनीपत में क्या है? चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग। कुरुक्षेत्र में क्या है? लाडवा। कुरुक्षेत्र लाडवा में क्या है? कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, एशिया की सबसे दूसरी बड़ी अनाज मंडी। भिवानी में क्या है? टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के जींद जिले में जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग के किस कबड्डी टीम से संबंधित हैं? पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये पटना पायरेट्स के जो है टीम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कलनपुर रोहतक, तोशाम भिवानी, दुधौला पलवल और इनमें से कोई भी नहीं। तो हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो दुधौला पलवल में स्थित है, दुधौला पलवल। रोहतक में तो क्या है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में गलत है? तो महेंद्रगढ़, नारनौल, मेवात, तावड़ू, कुरुक्षेत्र थानेसर, जींद शाहबाद। तो कौन सा गलत है? इसमें गलत है जींद और शाहबाद, क्योंकि जींद शाहबाद जो है वो शाहबाद जींद में नहीं है, शाहबाद है कुरुक्षेत्र, इसमें किसमें? कुरुक्षेत्र में, शाहबाद मारकंडा। ये जो है कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले में है। तो ये जींद में नहीं है, बाकी और तीनों सही हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या हिसार। तो ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में और क्या है? काला तीतर प्रजनन केंद्र,
ये पीपली में है, जो कुरुक्षेत्र में ही है। पंचकुला में और क्या है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो ये पंचकुला में है। आगे देखो, हाँ फिर भिवानी में कौन सा है, चिंकारा प्रजनन केंद्र, जो कि कैरू में है, कैरू खंड है एक, वहाँ पे है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही। हिसार में क्या है, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र। आगे देखो अगला प्रश्न, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? तो कौन सी जनजाति है ये, खाना बदोश जनजाति, खासी जनजाति, गारो जनजाति, हो जनजाति। तो ये खाना बदोश जनजाति है, गुमंतु जाति के जो लोग होते हैं उनको। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते थे, 50 लाख, 60 लाख, 70 या 10 लाख। तो इसके अंतर्गत 60 लाख खाते थे। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो कौन से थे ये, कपिल मुनि, भृगु, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि। तो ये किसका नाम पर रखा गया था, उसके 10वें पुत्र कौन से थे, कपिल मुनि। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ये थे कपिल मुनि। ठीक है ना। तो ये प्रश्न थे साथियों आज हिंदी के और कुछ हरियाणा जीके के। धीरे धीरे करते रहेंगे और स्टेट जब तक होगा तब तक हम बहुत सारे हरियाणा जीके के और कम से कम भी 40 के आसपास स्टेट के मॉडल पेपर और स्टेट PYQ कर चुके होंगे। तो अपने साथियों को शेयर किया करो। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।